तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th का, ठीक है। क्लास जो 10th पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हो। और रसायन शास्त्र जो है पहला चैप्टर का फुल एक्सरसाइज है, फुल चैप्टर को हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण है इससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतनी मजेदार से पढ़ने वाले, इतनी इंटरेस्टिंग होने वाले आपके लिए बहुत ही, ठीक है। आप जो है शुरू से अंत तक बनने, ठीक है, रहना ही मतलब रहे बिना आप छोड़ ही नहीं पाएंगे क्लासेस को, ठीक है। और यह फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, ठीक है। आपके लिए जो है इस चैप्टर से जो निचोड़ करके जो है ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को लाया गया है, जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को यहाँ लाया गया है। तो चलिए प्यारे साथियों, ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th, ठीक है, केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका जो है 5 नंबर जो है फिक्स्ड, गारंटी लिख लीजिए, 5 नंबर आपका आएगा ही आएगा। गारंटी मुझसे लिख लीजिए, यहाँ से आपको 5 नंबर आएगा ही आएगा। यदि आप इस वीडियोस को लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो होने वाली है, आप 30 से 35 मिनट का एक क्लासेस कर लेते हैं, तो आपका जो 5 नंबर है फिक्स्ड, आपका जो है 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फिक्स्ड है 5 नंबर हो जाएगा। और आपको सिर्फ यानी 80 नंबर लाने के लिए, साइंस में 80 नंबर लाने के लिए, 80 का 80 नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो तैयारी करने होंगे, कितना, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी हो 75 नंबर का, ठीक है। 75 नंबर के हो आपको तैयारी करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वीडियोस में आपका जो फिक्स्ड, आपका जो 100% जो है, बल्कि 200% आपका 5 नंबर आने वाला है, तो आने वाला है ही है, ठीक है। तो चलिए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। कैसे कह सकता हूँ कि आपका 5 नंबर आएगा ही आएगा। एक तो 100% 2 नंबर का सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और 3 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्ट पूछेंगे, मिलाकर जो है 5 नंबर आपको आना ही है, ठीक है। 100% पूछेगा इस चैप्टर से 5 नंबर। तो चलिए 5 नंबर लेने के लिए आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और कॉपी और कलम लेके विस्तृत रूप से बैठ जाइए, ठीक है। और इसके साथ अभी तक आप यदि आपकी इच्छा है, आपका यदि इच्छा है, आपका यदि ख्वाहिश है, आपकी यदि मनोकामना है, आपके लिए क्या है, ठीक है, लक्ष्य है कि मैं जो है साइंस में 80 का 80 करूंगा ही करूंगा, तो आप जो है सही चैनल पे, सही व्यक्ति के साथ, सही टीचर के साथ जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और 4 महीना सिर्फ मैं जो है आपको 100% जो है साइंस में आपको 80 का 80 अंक जो है दिलाते ही रहूंगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे क्लासेस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। और अभी प्यारे साथियों, पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। वरना जो है फालतू पढ़ने की, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, वो पढ़ने की अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो पढ़ना वही जो एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लासेस हो गया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, 5 नंबर आपका फीस। 80 में 80, अब आपका सपना होगा पूरा। 80 में 80 साइंस में अब होगा आपका सपना पूरा, यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय सबके लिए कीमती होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम चले हैं, ठीक है, अगली टॉपिक में, जो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एग्जाम में आपका पूछेगा कोयला का जलना, भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया है, इस तरह से अभिक्रिया पूछेगा। तो भौतिक परिवर्तन किसे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, दोनों परिवर्तन को समझ लीजिए। बिल्कुल आप ऐसे जो है इससे पूछने वाले ऑब्जेक्ट जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। बोला भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, ठीक है। बल्ब जो है, अभी मान के चलो क्या है, बल्ब का जलना कैसे कर सकते हैं? बल्ब अभी बुझा हुआ है, जैसे प्रकाश इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो कुछ देर के लिए उजला देगा। जैसे वो रासायनिक गुण उसको बंद कर देंगे, जैसे उसको ऑफ कर देंगे, तो बल्ब जैसे अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। करंट बंद कर देने पर जिस अवस्था में था बल्ब, जब उसी अवस्था में चला जाएगा। यानी बल्ब को करंट देने पर ही वो जलता है, करंट देने पर ही वो क्या प्रकाश दे सकता है, यानी वह भौतिक अवस्था है, ठीक है। उसके बाद
जल में नमक का घोलना, जब हम जल में नमक घोलेंगे तो नमक जो है, नमक के कण जल में समा जाएगा, लेकिन जैसे ही जल को वाष्पन करेंगे, जल को जब हम वाष्पन करेंगे तो नमक के रवे जो होता है, ये नमक जो है जितने मात्रा में घोलेंगे उतनी मात्रा में हम नमक पा सकते हैं और पाएंगे ही पाएंगे। इसलिए नमक का घुलना भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक तो पानी में घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है, उसके जल के अणु में जो है समा जाता है, लेकिन जल को फिर से गर्म करने पर हमें क्या मिल जाता है, जल को जब हम फिर से गर्म करते हैं तो हमें फिर का फिर जो है किससे क्या मिल जाता है, हमें जो है लवण ही मिल जाता है। इसलिए जो है इसलिए क्या होगा, जल में नमक का घुलना क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन ही होगा, ठीक है। मोम का पिघलना, देखिए आपसे पूछ सकते हैं मोम का पिघलना कैसे परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है। मोम का पिघलना क्या है, वो भी भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को जब जलाएंगे, ठीक है, जलते हुए मोम को हम क्या करेंगे, ठीक है, जलाएंगे, इसको जलाएंगे तो मोम पिघल जाएगा, पिघल जो है नीचे अवस्था में जो है वहीं का आ जाएगा, फिर से उसको हम फीता लगा के, धागा लगा के, ठीक है, हम फिर उसे क्या मोमबत्ती बना सकते हैं, मोम बना सकते हैं, फिर से उसे बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मोम का पिघलना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। जल का वाष्पीकरण, ठीक है, जल का वाष्पीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल को वाष्पीकरण करेंगे क्या हुआ, उड़, ठीक है, क्या हुआ, भाप नहीं उड़ेगा, लेकिन फिर से ठंडा करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, दर्द ही मिलेगा, ठीक है। फलों से बोला क्या, सलाद बनाना, ठीक है, फलों से भी सलाद बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि सिर्फ उसका टुकड़ा होता है उसका परिवर्तन, ठीक है। ऐसा नहीं कि फल, ऐसा नहीं कि फल को हम जब सलाद बनाते हैं तो क्या खट्टा फल मीठा हो जाता है या मीठा फल खट्टा हो जाता है, ऐसा नहीं, उसके भौतिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा होता है। मक्खन का, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मक्खन का जो है बर्तन, ठीक है, क्या बर्तन में पिघलना, जब मक्खन उसको बर्तन में पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मक्खन को पिघालेंगे तो द्रवावस्था में आएगा, फिर जमा करेंगे तो क्या मक्खन ही बन जाएगा, यानी घी ही बन सकता है, ठीक है, बन जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यह सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इसलिए वह परिवर्तन जिसे पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह पदार्थ जिसके रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से, ठीक है, दही बनना, जब दूध से दही बन जाएगा, दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके जो रासायनिक गुण है उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाने पर क्या होता है, वह भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि जंग से, कि जो लोहे में जंग लग जाएगा, ठीक है, यानी लोहा में जब जंग लग जाएगा तो जंग से लोहा प्राप्त हम नहीं कर सकते, ठीक है, लोहा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी लोहे में जंग लगना ये भी। और ठीक है, आयरन तथा सल्फर से बोला, आयरन सल्फाइड जो है, या लकड़ी और जो कागज का बोला क्या ना, जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एक बार यदि कागज जला देंगे, तो एक बार यदि हम कागज को जला देंगे तो जली हुआ राख से, जला हुआ राख से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कागज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और लकड़ी का जलना ही रासायनिक परिवर्तन होगा, कि जला हुआ लकड़ी को फिर से जला नहीं सकते, यानी लकड़ी का जो भौतिक गुण है, जलाने पर जो उसका क्या, सॉरी, जो लकड़ी है उसको जलाने पर उसका रासायनिक गुण क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आइए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप समझ चुके हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछेंगे ही पूछेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाला है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो प्यारे साथियों, यहाँ जो आपको इतनी सरल भाषा में डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगा, इतनी सरल भाषा में डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगा कि आपको 2 बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, 2 बार यदि पढ़ेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सरल भाषा में आपको जो है परिभाषा मिलने वाली है, और पूरा का पूरा जो 100% आपको समझने वाली है। और 102% जो है क्या, ये जो 100% क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन लड़ने वाली है, 100% ये क्वेश्चन में आपके जो एग्जाम में लड़ने वाली है। आप यदि इन क्वेश्चन को देख के जाते हैं, ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को मेरे द्वारा सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नोट्स पढ़ के जाते हैं, तो 100% जो है आप 100 का आउट ऑफ 100 सही करके आएंगे ही आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 है, आप सही करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, कौन सा क्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में बोला, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ, जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है ना, ठीक है, जो उत्पाद के साथ, ठीक है, ऊष्मा भी बोला निकलती है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि A + B, AB के उपरांत हमें क्या मिला, B + C उपरांत, ठीक है, B + C हम लोग को मिल रहा है, यानी AB हम लोग का कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दौरान जो हम लोग B और C क्या मिलता है, और प्रोडक्ट मिलता है, यानी कोई उत्पाद मिलता है। तो उत्पाद में यदि हम ये क्या, इसके साथ साथ क्या ऊष्मा भी मिले, क्या मिले, ऊष्मा भी मिले, तो इसी को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के उपरांत यानी प्रतिफल में उत्पाद, यानी प्रतिफल में यानी उत्पाद में, ठीक है, यदि हम क्या मिले, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी
वो क्या प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे या कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका हो, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या, कौन सा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए जानिए। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। बोला है जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी उष्मा का क्षय होता है, यानी उष्मा का नुकसान होता है, यानी उष्मा का होता है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में बोले उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का क्षय होता है, उष्मा का नुकसान होता है, उष्मा का खत्म होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ अभिकारक या प्रतिफल, ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके क्या संक्षेप में, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो है उष्मा यानी क्या अभिक्रिया और तो अभिकारक। ठीक है, अभिकारक ऐसे उत्पाद यानी ऐसे पदार्थ जो इस रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, में हिस्सा लेते हैं। बोला ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जो हिस्सा लेगा वो अभिकारक, जो हिस्सा नहीं लेगा वो अभिकारक नहीं होगा। जो रासायनिक पदार्थ में, जैसे कि मान के चलो कि हम लोग जो है H2 प्लस O2 ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे H, ठीक है, ये जो हम लोग का जो ये हम लोग का क्या है, सॉरी, ये H2 प्लस क्या O2 हम लोग को जो है अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों होगा, ये क्या होगा, दोनों अभिकारक होगा। क्या होगा, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होगा या तत्व होगा वो अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अभिकारक कहलाएगा। लेकिन अभिकारक के द्वारा जो फल बनेगा, अभिकारक के मिलने से जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, नया क्या प्रतिफल बनेगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने पर, ठीक है, क्या बन गया है, ये दोनों के दोनों गैस है, दोनों गैस के मिलने पर एक द्रव बन गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इस द्रव को यानी दोनों के जो गुण से बिल्कुल भिन्न गुण आया है इसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिफल। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। यानी इन दोनों से प्राप्त वाला फल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी इन दोनों तत्वों से प्राप्त के अनुसार जो फल आया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, आइए उत्पाद। ठीक है, तो उत्पाद और प्रतिफल यही है। ठीक है, उत्पाद और प्रतिफल एक ही होता है। अगला टॉपिक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको जो है बहुत प्यारा सा जवाब देना है, बहुत आसानी से जवाब देना है, बहुत सिंपल भाषा में लिखना है, बहुत सरल भाषा में लिखना है, ताकि जो है एक बार में जो है, ठीक है, पढ़ने वाला पढ़े तो क्या हो जाए, एकदम संतुष्ट हो जाए, पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहता है या क्या है, आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या है, यह पूछे जा चुके एग्जाम में। तो ऐसी रासायनिक, ठीक है, समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों, मतलब दोनों पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, दायां पक्षों में भी बायां पक्षों में भी, जिसके दोनों पक्षों में, दायां पक्ष में भी बायां पक्ष में भी, ठीक है, प्रतिफल और अभिकारक और प्रतिफल की परमाणु संख्या समान होती है। अभिकारक और प्रतिफल यानी कह सकते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष भी कह सकते हैं, यदि हम बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके यानी क्या अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बायां पक्ष यानी समीकरण के दोनों और बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, दोनों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हम ले सकते हैं, जैसे क्या है, H2 ले सकते हैं प्लस, ठीक है, Cl2 ले सकते हैं। ठीक है, H2 ले सकते हैं और क्या लेते हैं, Cl2 ले सकते हैं। तो इससे हमें क्या बनेगा, ठीक है, इससे हम क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो है, तो क्या बनेगा, संतुलित करने के लिए यदि हम क्या लेंगे, H और क्या Cl लेंगे, तो क्या H2 और Cl2 लेने पर क्या होगा, HCl बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए इधर जो है परमाणु संख्या क्या है, इधर भी परमाणु संख्या 2 है, इधर भी परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 ही 2 है। इधर क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है, 1 है, तो हम क्या लाएंगे, 2 लाएंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2 हो गया, क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गया। इस प्रकार ये देखिए, जो अभिकारक है, जो क्या, ये तीर का निशान जो है, तीर का निशान के दायां पक्ष में भी समान है और बाएं पक्ष में भी समान है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही बोलेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको यदि पहचानने दे, आपको यदि पहचानने दिया जाए कि निम्न में से कौन जो रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है, तो आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, समीकरण जो होगा इसके दायां और
इसके बाएं और दोनों पक्ष में देखना है कि परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं, तत्व की संख्या जो है बराबर है नहीं, तत्व जो उसकी संख्या बराबर है या नहीं। तत्व की संख्या यदि बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि संतुलित है। यदि बराबर नहीं हुआ, आधा भी एक भी यदि कम ज्यादा आ जाए तो समझ लीजिए कि वह जो है क्या नहीं है, तत्व जो है वो जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए परफेक्ट हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा। ठीक है, यदि अभिकारक में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या यदि अभिकारक में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, यदि अभिकारक में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, ठीक है, उत्पादक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के समान नहीं होती है, यदि हम क्या बोलेंगे, यदि आपसे पूछे जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जवाब देना होगा यदि अभिकारक में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, ठीक है, उत्पादक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की संख्याओं के समान ना हो या बराबर ना हो, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि H2 से, ठीक है, प्लस क्या बनना है, O2 से क्या बनता है, पानी बनता है, H2O बनता है। जैसे आप इधर हम बैलेंस करेंगे, देखेंगे इस पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या ही 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है ही नहीं। तो इस प्रकार जो क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या बराबर, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, यानी यह जो संख्या है, यानी सॉरी यह जो अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक जो समीकरण है, यह जो रासायनिक समीकरण है संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। अगला टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आइए जानते हैं क्यों, रीजन क्या रीजन है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। ठीक है, और न ही उसका नाश होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी वजन यानी वेट यानी केजी या ग्राम जो भी होता है, ना उसका निर्माण होगा न ही उसका नाश होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया पहले यानी A प्लस मान लो B, ठीक है, इससे पहले और मान के चलो बना B प्लस C। ठीक है, क्या बना है, अभिक्रिया यानी A प्लस B के बाद क्या बना है, B प्लस C बना है। मान लेते हैं कि B प्लस C बना है। ठीक है, तो बोला क्या, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया पहले एवं उसके बाद तत्वों की परमाणु संख्या समान रहती है। बोला है इनके, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले भी और रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी तत्वों की परमाणु संख्या हमें समान ही रहती है। क्यों समान रहती है, न तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का नाश होता है। जितना उधर होना चाहिए इतना भी इधर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। इसी कथन यानी इसी कारण जो है क्या, इसी कारण समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आपको एग्जाम में पूछे जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपको जवाब दीजिएगा। ठीक है, प्यार से जवाब दीजिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश होता है ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। क्या लिखना है आपको, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होती है और न ही द्रव्यमान का नाश होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पहले एवं उसके बाद तत्वों के परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है। ठीक है, क्या अभिक्रिया होने के बाद भी तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, हमेशा समान रहती है। इसी कारण जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, जहां तक उम्मीद है आपको 100% समझ में आ चुका है। ठीक है, आप अगला पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। यदि हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं तो हमें फायदा क्या होगा, बिना फायदा तो कुछ करने वाला है नहीं। किसी व्यक्ति को जब कोई फायदा ना हो, या कोई भी फायदा ना हो, तो कुछ भी कोई भी व्यक्ति कोई फायदा का कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं आप लोग के लिए क्या होता हूँ, क्लास करता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग के लिए जो है क्लास करता हूँ, या आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, या मोस्ट जो है चैप्टर का जो निचोड़ करके जो है आपके लिए जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप जैसे कि, ठीक है, आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर पाए, इससे भी रिजल्ट बेहतरीन कर पाए, इसलिए मैं आपके लिए क्या लाता हूँ, क्लास लेके आता हूँ। क्लास इसका मेरा फायदा क्या है, लेने का फायदा क्या है कि आप मेरी क्लास को करते हैं, क्लास को आप करते हैं। ठीक है, आप मेरा व्यूज बढ़ते हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ता है, इसमें जो क्या कुछ ना कुछ जो है पैसे मिलते हैं, जिस कारण से मैं आप लोग के सामने क्लास लेके आता हूँ। ठीक है, लेके आता हूँ। लेकिन आपका फायदा क्या है, आपका फायदा क्या है, इसमें आपका ही फायदा है। इसमें आपका फायदा नहीं होता, लेकिन आपका यदि इसमें फायदा नहीं होता, क्या मेरा वीडियोस कब देखते,
बिल्कुल। क्या मेरे क्लास को करते? बिल्कुल नहीं करते। यदि आपका इसमें फायदा नहीं होता तो अभी के अभी, यदि मैं यहाँ बकवास करता, ठीक है, यदि मैं आपके जो है काम की चीजें नहीं बताता, यदि बकवास करता, तो अभी के अभी जो है क्या कीजिएगा, ठीक है, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी मेरा वीडियो को नहीं देखेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, जो है यहाँ से निकल के चले जाएंगे, किसी और में चले जाएंगे। तो इसमें आपका भी फायदा है, इसीलिए आप इतने दूर तक देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका फायदा क्या है कि आपको जो इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर से जितनी सारे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, उससे आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है, और जो है उसे आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसी फायदा से जो है, ठीक है, आप जो है इससे बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, बल्कि नहीं 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से आप क्या देख रहे हैं। तो चलिए, इसमें दोनों का फायदा है। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ, तो रासायनिक समीकरण का उपयोग करने से हमें क्या लाभ होता है, तो आइए जानते हैं समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण के निम्न फायदे हैं, या फिर निम्न फायदे है, या फिर निम्न लाभ है। बोलते हैं, यदि हम क्या लिखते हैं, डिस्टर्बिंग 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 डिस्टर्बिंग, आई देखिए ये डिस्टर्बिंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, पहला हो गया, इससे समय एवं कागज की बचत होती है। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखते हैं, समीकरण में लिखते हैं, तो हमें क्या होती है, समय की भी बचत होती है और कागज यानी जगह की भी बचत होती है। जैसे यदि हम लिखेंगे पानी की अभिक्रिया, यदि हम लिखेंगे पानी की अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या होना, जल बनता है। तो इतनी सी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, H2 + O2, रिएक्शन हो गया H2O। तो उतनी सी बात को हम क्या, इतनी सी जगह में, इतना बड़ा बात को इतनी सी जगह में लिख दिए, हमारा समय का भी बचत हुआ और जगह का भी, यानी कागज का भी बचत हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक बोला क्या, निश्चित मात्रा को निर्माण के लिए जो है आवश्यक अभिकारकों के, जो आवश्यक जो अभिकारक होते हैं उसके द्रव्यमान की गणना ठीक की जाती है। और कह सकते हैं कि हम जो क्या कोई प्रतिफल प्राप्त करते हैं, ठीक है, हम जो क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक समीकरण द्वारा कोई प्रतिफल जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसकी सहायता से प्रतिफल जो निश्चित मात्रा में क्या होती है, हमें निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की ठीक गणना की जा सकती है। इसका द्रव्यमान जो है इससे ठीक गणना की जा सकती है, कभी ज्यादा भी नहीं बनेगा, कभी कम भी नहीं बनेगा, इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होने वाली है। दूसरा हो गया, सभी जगह एक ही रासायनिक संकेत का प्रयोग होता है। इससे क्या होता है, इसे पढ़ने से पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। हमें ये, ठीक है, यहाँ जो है भारत में यदि हम पढ़ रहे हैं H2 + O2, ठीक है, रिएक्शन क्या था H2O, तो पूरा नेपाल में जाएंगे फिर भी यही होगा रिएक्शन, यदि हम चाइना में जाएंगे फिर भी रिएक्शन होगा, यदि अमेरिका में जाएंगे फिर भी होगा, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएंगे तो हमें क्या हुआ, रासायनिक समीकरण जो है इसी भाषा में पढ़ने को मिलेगा। इससे ये फायदा होता है, हमें देखिए अपने देश में ऐसा पढ़ते हैं तो विदेश में भी इसका हम क्या कर सकते हैं, जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अतः रासायनिक समीकरण की जगह जानकारी प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होती है। हम यदि इंडिया में पढ़ लिए तो नेपाल में हमें जानकारी प्राप्त करने को कठिनाई होगा नहीं होगा, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इन रासायनिक, ठीक है, बोला इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक या फिर 2 से अधिक अभिकारक जो है एकल पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाएगा, आपसे पूछ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके आपको समझाने बोला, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए, ठीक है। तो आप लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 अभिकारक या उससे अधिक अभिकारक मिलकर जो है एकल पदार्थ बनाते हैं। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में C+ यदि हम O2 जोड़ेंगे, ये 2 अभिकारक है, एक अभिकारक मेरा क्या है, जिसमें 2 अभिकारक, एक अभिकारक कार्बन है, दूसरा अभिकारक क्या, ऑक्सीजन है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। जैसे इस पर 2 अभिकारक है लेकिन दोनों के मिलने से क्या बना, हमें एक ही प्रतिफल मिला, अभिकारक 2 मिला प्रतिफल 1। कोई कह रहा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक, अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, यानी एक ही पदार्थ बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे हम क्या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं और आपके दिमाग में यह बैठ चुका है। अगला टॉपिक है
कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसी का नाम है वियोजन अभिक्रिया, उसी का नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जानिए। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। बोला अभिकारक एक, अभिकारक एक टूटने के बाद दो बनाएगा या दो से अधिक बनाएगा। अभिकारक तो एक, लेकिन टूटने के बाद दो बनाएगा या दो से अधिक बनाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे वियोजन। वियोजन यानी वियोग होना मतलब टूटना, वियोग होना मतलब अलग अलग होना या खंडित होना या टूटना। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर जो है दो या दो से अधिक क्या बनता है उत्पाद बनाता है, इसे हम लोग क्या होता है वियोजन अभिक्रिया कहता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या देखना है, एग्जाम्पल में भी देखना है आपको, क्योंकि उदाहरण साथ ये जो पूछेगा आपको क्या पूछेगा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण के साथ समझाइए, उदाहरण के साथ लिखिए। तो उदाहरण भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे CaCO3 मान लीजिए दिए है, क्या दिए है CaCO3। ठीक है, ये एक अभिकारक है, इसके टूटने से जब क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा CO2 बनेगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे, देखो एक है, एक ही टूट के बना, क्या दो बना या दो से अधिक बना, दो बनाया या फिर दो से अधिक भी बन सकता है। तो एक अभिकारक के टूटने से या वियोग होने से जब दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा आपको विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। आपके एग्जाम में पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो ध्यान दीजिए, इन अभिक्रियाओं में बोला है, इन अभिक्रिया में अधिक बोला क्रियाशीलता तत्व की क्रियाशीलता, बोला अधिक क्रियाशीलता तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशीलता तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बोला क्या विस्थापित अभिक्रिया क्या हो गया कि इस प्रकार की अभिक्रिया में, यानी वह अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में अत्यधिक क्रियाशीलता, जो अधिक क्रियाशीलता होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को अपने क्या इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या होता है विस्थापित करता है, उसके यौगिक जो उसके विस्थापित कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया उसे हम क्या बोलेंगे। तो विस्थापित कैसे करेगा, देखिए आइए समझते हैं। जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल में दिया है, जैसे Fe और कॉपर, FeSO4। ठीक है, तो क्या बोला है Fe और SO4 हो गया, और Fe हो गया SO4 और क्या होगा CO और अग्नि। जैसे कि कॉपर यहाँ क्या है, यहाँ लोहा है, यहाँ कॉपर है। ठीक है, तो Fe क्या किया जो है, यहाँ जो है Fe क्या SO4 को क्या किया अपने, ठीक है, ग्रह में ले लिया, और जो कॉपर अधिक जो क्रियाशीलता है, यानी कॉपर जो क्या किया ये कम क्रियाशीलता, उसको क्या कर दिया विस्थापित कर दिया, यानी उससे अलग कर दिया। ठीक है, यानी क्या कर देगा उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, क्या करेगा उसका विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार की अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, तो और लेते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, अगला टॉपिक क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, यानी वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया में केवल एक परमाणु, जिसमें अभिक्रिया में केवल एक परमाणु विस्तृत होती है, जिसमें क्या बोलता है एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में केवल एक परमाणु जो है क्या विस्तृत होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही परमाणु विस्तृत होती है। ठीक है, यदि हमें एक रासायनिक पदार्थ समीकरण दिया जाए, ठीक है, जैसे कि मान के चलो ए, ठीक है, AB और क्या है AB और BC जो है इस प्रकार से है, तो क्या बनेगा, तो ये जो है ए ने तत्व जो सी को क्या विस्थापित किया, ए ने क्या किया जो ए है तत्व सी को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया, ए ने क्या किया सी को जो है विस्थापित कर दिया, ये अपने पास रखकर जो सी को क्या कर दिया वो विस्थापित कर दिया। यानी जो है ए बी को अपने पास समा करके, ठीक है, ए अपने बी को समा करके उसके साथ रख के जो है सी को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया। ठीक है, सिर्फ सी को विस्थापित किया, इसीलिए सी अकेला है, सी क्या है अकेला है, सी को सिर्फ अकेला को विस्थापित किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे आपको मिलेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका डेफिनेशन हम यहाँ नहीं लिखे, तो आपको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, ठीक है, तो जिसमें जो है यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके
जो अपने आयन है उसका आदान प्रदान करके जो है क्या बनेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करके ठीक है नए यौगिक का निर्माण करेगा, उस हम क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। जैसे मान के चलो एक्स और वाई मेरा क्या कोई है, एक्स वाई कोई क्या है यौगिक है, और क्या है एक्स वाई, और ये भी मेरा क्या है, देखिए इसमें जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके आपने जो आयन है वो आदान प्रदान जो करके ठीक है अपना जो है आदान प्रदान करेगा। यानी एक्स मान लो ए ले लेगा, यानी एक्स ए प्लस क्या बनेगा वाई किसको लेगा, बी को लेगा, यानी वाई बी। ठीक है, अपने जो यौगिक है उसका आदान प्रदान करके एक क्या बनाएगा, नया जो है उत्पाद बनाएगा, नया प्रतिकूल बनाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया समझना आपको। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया समझना है, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो आइए अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अपक्षेप का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप जो होता है ना, अपक्षेप का निर्माण होगा, उसे ही हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोले, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे 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 ठीक है, अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान के चलो Na, जैसे में दिखा रहा है कि Na, ठीक है, यानी सोडियम हो गया, और NaCl, ठीक है, Na क्या हो गया, NaCl, ठीक है, और ले सकते हैं Ag, OG, सुनोजी, लोजी और Cl। ठीक है, या AgCl हो गया, तो यहाँ AgCl प्लस क्या होगा, हम लोग क्या होगा, NaCl होगा, बोले NaCl, इसको मिलाएंगे AgNO3 से, Ag क्या होगा, NO3 से। ठीक है, और रिएक्शन का क्या मिलेगा, AgCl, ठीक है, प्लस Na, और क्या बना, क्या मिलेगा, NaNO3। ध्यान रखना है, अपक्षेप जब भी बनेगा, ठीक है, जब भी क्या बनेगा, अपक्षेप बनेगा किसी भी रासायनिक पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रिया में, जब अपक्षेप बनेगा आपको इस स्थान में इस ध्यान रखना है, तीर का निशान जो है जब बनेगा तो तीर का निशान क्या होगा, नीचे को होगा, और जब उड़ेगा तो क्या होगा, ऐसा, उड़ने पर ऐसा होगा और बनने पर ऐसा होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, इधर कुछ भी होगा, जैसे ए ने क्या NaCl हो गया, AgNO3 हो गया, और NaCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है। NaCl यानी ये अपक्षेप है, और अपक्षेप का संकेत क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका यही तीर का निशान है। ये तीर का निशान नीचे की ओर है, यानी अपक्षेप का बन रहा है, और यदि ऊपर की ओर तो क्या कुछ उड़ रहा है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है, जब किसी अम्ल, तो जब किसी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, जब किसी अम्ल को जो है, जब किसी भी अम्ल को हम किसी क्षार से अभिक्रिया करते हैं, किसी भी अम्ल को जब किसी क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तब जो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तब क्या बनता है, लवण और जल बनता है, और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, लवण और जल जो बनता है तो क्या होते हैं, क्योंकि लवण और जल जो बनता है अम्ल और क्षार से क्या बनता है, अम्ल और क्या, छाल के मिश्रण से, अम्ल और किससे, जो छाल होता है उसके मिश्रण से बनता है। तो जब ये बन जाता है ना, जब ये लवण बनता है, लवण में ना अम्ल का मात्रा पाया जाती है और ना क्षार की मात्रा पाया जाता है, दोनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी दोनों उदासीन होकर ही बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि इसके और इसके उदासीन से क्या होता है, लवण बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। ठीक है, लास्ट आपका जो है क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लास्ट में आपको जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, आपको जवाब देना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश अथवा जो किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, प्रकाश अथवा जो है किसी जो अन्य विद्युत चुंबक होते हैं उसके कारण, ठीक है, उसके कारण, विकिरणों के कारण प्रेरित होती है। बोला ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश अथवा किसी अन्य विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं उससे प्रेरित होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि मांगे चलो क्या रखे हैं, H2, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और Cl2 एक क्लोरीन है। जब इसे हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, हीट देंगे, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl, और बैलेंस के लिए 2 लगा दिए, तो इस प्रकार की हम अभिक्रिया बोलेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगला में चलते हैं, लास्ट है, ठीक है, दहन की आवश्यक शर्तें को, दहन की आवश्यक शर्तें कौन कौन है, दहन जो उसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन है, तो दहन की आवश्यक शर्तें, ठीक है, कौन कौन है, दहन की आवश्यक शर्तें निम्न है।
क्या दहन जो है उसकी आवश्यक शर्तें निम्न है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बोला दहनशील पदार्थ जो उसकी उपस्थिति, दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। इसका अर्थ समझिए, दहन, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, सभी के सभी पदार्थ जो है एक ही जो है निश्चित ताप पर ही क्या होता है, जलना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कच्चा जो है, ठीक है, कच्चा हम लोग क्या ले लिए, कोई लकड़ी ले लिए, और जो है कोई लकड़ी हम लोग क्या लिए, मान लीजिए सूखा हुआ लिए, तो कच्चा का जो कच्चा लकड़ी हो उसका तापमान क्या कम होगा, तो उसका तापमान जो है क्या करेंगे, जलाएंगे, वृद्धि करेंगे, सुखाएंगे, और जो उसका तापमान जब बढ़ जाएगा तब वो जलना शुरू करेगा। वही क्या है, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति। जब तक जो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति नहीं जाएगा, जब तक जो है पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति में नहीं जाएगा, वह नहीं जलेगा। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक तो हो गया जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। जैसे ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होता है। इस प्रकार से तो ये दहन की आवश्यक शर्तें कौन हो गया, दहन की आवश्यक शर्तें 3 हो गया। कौन हो गया, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप जो है उसकी प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, जो है आपका क्लासेस जो समाप्त हो चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण है आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। आप यदि पूरा क्लासेस किए हैं तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपको यहाँ से एक भी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर भी जो है मैं इसी चैप्टर का कल लेके जो है इसी चैप्टर का जो है कल लेके आपका जो है क्या आऊँगा, क्लासेस ले आऊँगा, जो कि सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और मुझे, ठीक है, आपको, ठीक है, आप अपने टेस्ट के लिए और मैं आपको, ठीक है, बताओ, आप जो है इसमें अपने टेस्ट भी कर सकते हैं। आप खुद यहाँ देखिएगा कि आप जो है अगली क्लास में कीजिएगा कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जो कितना इस चैप्टर को पढ़ के जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्या मतलब जो है जवाब दे पाते हैं। तो इसी के लिए आप जो है तैयार रहिए, ठीक है। तो जितना सारा क्या क्लासेस हम क्या नोट्स लिखा है, जो भी दिए उसे कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे बाहर जो एक भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं समाप्त। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका दिन सुबह बेहतर से बेहतर।